हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए और उनको ये नोटिस दिया गया था कि वो आकर के बताएं कि उन्होंने जो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ जो थ्रेटनिंग ज़बान तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की है तो क्यों ना उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान का जवाब जो है कल ही मंजर आम पर आ गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, मगर ये सब गलत फहमी की बिना पर हुआ क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये जज हैं और ये एग्जेक्टिव के मातहत नहीं हैं। वो ये समझे कि ये एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट थी और लिहाजा मगर ये नहीं कहा कि तौहीन जो है या किसी को थ्रेटन करना वो उसकी तौजीह पेश नहीं की। और जो आज हुआ वो इसी बुनियाद पे जब उनका जवाब पेश किया गया तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर बिन अल्लाह ने कहा कि आपने जवाब में जो कुछ कहा है मगर हकीकत में एहसास ही नहीं है, ये इमरान खान जैसे रहनुमा का जवाब नहीं है, चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा। और उन्होंने ये कहा कि तौहीन अदालत को हम गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मामले की संगीनी को ताहम आपको समझना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और निहाल आशमी केसेस जो हैं तौहीन अदालत के, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आप पढ़ लें और देख लें कि क्या तौहीन होती है। उसके अलावा जो है बेंच के दीगर अरकान में से एक जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ख़त्म हो सकती थी मगर इस जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जो अभी रिटन ऑर्डर आया है उसमें भी कोर्ट ने ये कहा है कि इमरान खान का जो हालिया जवाब है उसको उससे हम मुतमईन नहीं हैं और उनको 7 रोज़ का मौका दे रहे हैं कि वो अपना जवाब दाखिल करें। अगली समाअत जो है वो 8 सितंबर को होगी। अब जब ये हुआ और उसके अलावा अदालत ने पाकिस्तान बार काउंसिल और 2 सीनियर एडवोकेट्स हैं, जस्टिस मुनीर मलिक और जस्टिस मखदूम अली, उनको जो है एमिकस क्यूराई यानी अदालती माविन के तौर पर मुकर्रर किया है। इमरान खान को हामिद खान जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ख़ुद सीनियर लॉयर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप ये देख लीजिए कि हमने इस दरख्वास्त पे इस बेंच के हवाले से भी एतराज़ात उठाए हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपको मालूम है कि मतीउल्लाह जान यहाँ खड़े हुए हैं, उनके साथ क्या हुआ था और आप हमें इल्ज़ाम देते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया जो है 130वें नंबर पर है। उन्होंने कहा हमने एक केस में फवाद चौधरी को बताया था कि ये नंबर अदलिया का नहीं एग्जेक्टिव का था। और साथ ही उन्होंने विफाक को भी कहा कि आप भी बगावत और गद्दारी के केसेस पर नज़र सानी करें। और उन्होंने ये कहा पिछले 3 साल जो केसेस वफाकी हुकूमत को भेजते रहे वो सारे के सारे टॉर्चर के थे। तो ये भी बातें हुई। एंड में उन्होंने कहा जब लोग इक़्तिदार में होते हैं तो मसला नहीं समझते, अपोजिशन में सब अच्छी बातें करते हैं। मैं थोड़ा 2 मिनट लूँगा। पहली बात तो ये आपने जो पढ़ा वो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा कि आप जैसे रहनुमा से, आपके कैलिबर जैसे के रहनुमा से ये उम्मीद नहीं थी, बला बला बला। पहली बात तो ये है कि जब अदालत होती है और जो कटहरे में खड़ा होता है वो सिर्फ शहरी होता है, वो रहनुमा, चीफ सेक्रेटरी या वज़ीर आज़म या लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होता। वो एक पाकिस्तान का शहरी होता है जिस पे एक चार्ज होता है और वो कटहरे में होता है। तो अब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जब इस तरफ से ये रिमार्क आया जी आप जैसे रहनुमा है, इसका मतलब है कि कोई इक्वालिटी का तस्वुर मेरे जहन में जो है वो थोड़ा सा हटके। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इमरान साहब का कहना है कि जी मैं नहीं समझ, मुझे गलत फहमी हुई कि ज़ेबा साहिबा जो हैं मैं उन्हें एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट समझा था, जज थी। पहली बात तो ये कि 1994 में एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी इस मुल्क से ख़त्म हो चुकी है। इस्लामाबाद में भी है, ठीक है, इस्लामाबाद में भी है। अच्छा है, अच्छा ठीक है। दूसरी बात यह है कि ज़ेबा साहिबा जज ना होती, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होती, तब गाली जायज़ थी। ये वही बात है। या तब ये धमकी जायज़ थी कि हम आपको भी देख लेंगे, एक्शन लेंगे आप। तो उस वक्त मतलब ये किस तरह का डिफेंस है? नहीं अब देखिए, अगेन सही है,
जो रिमार्क्स है, मैं और ये हमेशा हमारी यही डिस्कशन होती है कि रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस पर हमें इतना नहीं जाना चाहिए। हमें नहीं पता कि उसके आगे क्या बात हुई है, उसके पीछे क्या बात हुई है, लेकिन अगर आइसोलेशन में हम इस रिमार्क को देखें, बिल्कुल आपकी बात मेरे संसद में दुरुस्त है। आई थिंक एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर इन द आइज ऑफ द लॉ, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है, हम देखते हैं ना। अब जैसे कि जब दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को 2018 में, आपको याद होगा, बहुत पुरानी ज़माने की मैं बातें कर रहा हूँ, जब आप कंटेम्प्ट का केस इनके ऊपर लगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी अगर बचना है तो ये तरकीब है आपके पास कि आप जस्टिफाई ना करें कि असल में जी मैं ये सोच रहा था या मैं ये कह रहा था। आप अनकंडीशनल सरेंडर, आप अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी एंड अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दे। जाहिर है यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। बॉटम लाइन में ये कह सकता हूँ कि अभी थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिली है कि अभी भी आप सोच सकते हैं। बिल्कुल यही है। अच्छा, तौहीन अदालत के कानून के बारे में बहुत कहा जाता है कि एक कॉलोनियल कानून है और नहीं होना चाहिए। बहुत से ममालिक जो हैं वो इससे इस कानून को कर चुके हैं या कम से कम बहुत टाइटन कर दिया है, बहुत टाइटन कर दिया है। मगर जाहिर है इस तरह के अगर आप इल्ज़ामात लगाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कार्रवाई होगी। ये भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं आप इट्स फ्री फॉर ऑल। और सोशल मीडिया के बारे में आज उन्होंने खुद कहा कि सोशल मीडिया पे जो कुछ चलता रहता है वो सियासी रहनुमाओं के इमा पर ही होता है। अच्छा, वैसे अतद मिनल्ला साहब के लिए भी ना मुझे सिंपैथी इसलिए है क्योंकि ये पहले एक साइड से गालियाँ खाते थे, अब दूसरी साइड से गालियाँ खा रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि अच्छे इंसान की निशानी होती है ना कि सब पत्थर मारे और फिर सब पत्थर मारे। फिर ये है कि देखें अदालत इस केस में, तौहीन अदालत के केस में मौका ज़रूर देती है कि आप सोच लीजिए। अब वो मौका 2 घंटे का है, वो मौका 1 दिन का है, वो 1 हफ्ते का है। लेकिन बहुत पता है कभी कभी ना मौके के बाद भी सजा सुनाई देती है। आई मीन मैं थोड़ा सा एक लिस्ट है, अगर आप इजाजत दें 2-3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आपने कंटेम्प्ट में होल्ड किया, 7 रुकनी बेंच ने कंटेम्प्ट में होल्ड किया, लेकिन वहां पर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। डिस्क्वालीफाई किया एक 3 रुकनी बेंच ने, मेरा ख्याल है कि कुछ माह बाद, या जो एग्जैक्टली याद नहीं है। और फिर क्योंकि वो सेंटेंस हो गए थे और क्योंकि वो फिर कॉन्विक्ट थे, तो फिर जाहिर है कि डिस्क्वालिफिकेशन उन पर लागू होती है। इंटरेस्टिंग बात है कि पता है उस वक्त कौन बहुत नाराज थे, उस वक्त जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नायल दिला के, इनके जो बेस्ट बड़ी है ना फवाद चौधरी, बैरिस्टर फवाद चौधरी साहब, और फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि यार ये कैसे हो सकता है सर कि 7 रुकनी बेंच के ऊपर 3 रुकनी बेंच हावी हो जाए। फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी जी उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। वो एक ग्राफ चार्ट है मेरे पास कि किस वक्त वो किस पार्टी में थे, बहुत लंबा ही चार्ट है। अच्छा हो गया, फिर चलिए, फिर बाद में जाहिर है कि इनको रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत बुरे लोग थे, इनके साथ बड़ा अच्छा हुआ है नायल होना। अच्छा, निहाल हाशमी को 8 महीने बाद उनको सजा सुनाई गई, अगेन 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। अपॉलॉजी भी दी थी, अपॉलॉजी भी की थी, लेकिन उसके बावजूद तकरीर थी बेसिकली, एक जगह उन्होंने तकरीर की और ठीक ठाक कंटेंट। अच्छा, ठीक ठाक, और मैं मानता हूँ उस वक्त भी जब बात उसमें कर रहे थे कि यार खुदा का खौफ करो, ठीक है, लेकिन ज्यादा हो गया, बहुत मसाला कि मतलब जबान जल गई सर, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। अच्छा, दानियाल अजीज के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, ठीक है। उनको भी जब वो 17 पेज जजमेंट आई थी और उनको आपने कर दिया, और फिर बाद में चार्जेस भी फ्रेम करने थे, और जस्टिस उमर रता बंदियाल 4 जज बेंच पे थे, ठीक है। अच्छा, तलाल चौधरी के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। और ये तो चले बड़े बड़े लोगों की हम बात कर रहे हैं। एक मुकामी रहनुमा थे पीपल्स पार्टी के मसूद रहमान अब्बासी, तो उन्होंने भी चीफ जस्टिस के खिलाफ काफ़ी धुएंधार किस्म की तकरीर दी थी। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ कंटेम्प्ट की बात नहीं थी, FIA को हिदायत जारी की गई कि आप पता करें कि इसको किसने कहा था कि ये बातें करें। मतलब कि यार पूरा चेन ऑफ कंस्पिरेसी आप हमारे सामने निकालें। अब्बासी साहब कोर्ट पे आते हैं और कहते हैं कि जी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरी 2 बीवियाँ हैं, 7 बच्चे हैं और मैं ही उनका ख्याल रख सकता हूँ। तो कोर्ट ने उस वक्त क्या था कि ये बातें आपको पहले सोचने की थी। अच्छा, अदालत ने शायद पॉपुलेशन कंट्रोल के चक्कर में अंदर कर दिया। ये भी हो सकता है कि तू तो इधर आ, इससे पहले कि 10-12 हो जाए। अच्छा, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हैं तौहीन अदालत का के पैमाना कहाँ अप्लाई होता है, तो हमने सोचा कि लीगल इस पे स्टांस लिए बगैर या लीगल कानूनी नुक्ता नज़र से कैसे देखते हैं। तो
जो वकला है वो भी कुछ तकसीम नज़र आ रहे हैं, वो भी इस बात पर क़तईयत के साथ नहीं कह सकते कि क्या वाकई एक ही पैमाना है। हमारे साथी आरफान नूर ने आज बात की साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर इरफान कादिर से, तो सुनिए उनका क्या कहना था इस बारे में। असल में जब भी इस तरह के कंटेम्प्ट नोटिस दिए जाते हैं तो ये एक बड़ी डिफिकल्ट सूरत हाल होती है हमारे अदालतों के लिए, और उसकी वजह असेंशली ये है कि मुख्तलिफ केसों में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ यार्डस्टिक्स जो हैं वो अप्लाई की गई हैं, और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे के माजी के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन पे मेरे अपने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो मैंने थोड़ा सा फॉलो किया मुख्तलिफ खबरों से, तो उन्होंने जो रिप्लाई दी थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि कोई चीज़ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर आपको चाहिए कि वो प्रोसीड करें फर्दर, लेकिन उन्होंने फर्दर प्रोसीड नहीं किया और उनको एक मौका और दिया कि वो एक नई रिप्लाई फाइल करें। और उससे ये लग ये रहा है कि जैसे यहाँ पे ज़्यादा जज्बात जो है वो, क्योंकि कुछ जो अटरेंसेस जो थी जो कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि आप इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हैं और वो, तो उससे लग ये रहा था कि उनकी जो एक सियासी हैसियत है उसको भी वो सामने रख रहे हैं। तो ये प्योरली मुझे वो लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं लगी, बल्कि कुछ रिकन्सिलिएटरी प्रोसीडिंग्स मुझे लगी हैं, जिससे कि अगर ये रिकन्सिलिएटरी कोर्ट की टोन अगर है तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन फिर कोर्ट को ये नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। और अगर पीटीआई ने एक जवाब लिख दिया था इमरान खान साहब ने अपना, तो वो वेल थॉट आउट जवाब होगा, तो उन्होंने भी इतनी जल्दी उसको वापस क्यों ले लिया और वो इस पे क्यों रजामंद हो गए कि वो इस वक्त रजामंद होके तो अब वो नया जवाब दाखिल करने लगे हैं। तो इस सारी चीज से लग रहा है कि कोर्ट भी और इमरान खान साहब भी एक दरमियाने रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्रोसीडिंग चूंकि स्ट्रिक्टली लीगल नहीं है, यानी वो एक लॉ की डायरेक्शन में मुझे जाती हुई ये नजर नहीं आ रही, एक रिकन्सिलिएटरी फेज की तरफ जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो पुराने फैसले हुए हैं उनमें भी अगर रिकन्सिलिएशन इसी तरह हो जाती तो कितना अच्छा होता। तो ये वक्त आ गया है जबकि मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों को और अदालतों को रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस तरफ इशारा किया है और ये अच्छी बात है, लेकिन फिर सबके साथ एक तरह की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक के साथ आप रिकन्साइल करें और दूसरों के साथ रिकन्साइल ना करें। इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि इसमें लीगल इशू फिलहाल कोई सामने नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि इस पे इससे ज्यादा अगर मैं कमेंट करूंगा तो वो इतना सूदबंद नहीं होगा। जी, सुना आपने इरफान कादिर साहब को, और मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ही दरिया को कूजे में बंद किया है। ये बताओ, ये जो इतनी मिसालें तुमने दी हैं कि फलां को कोई कंटेम्प्ट लगी और ये हुआ, किसी को कोर्ट ने इस तरह वाज़े तौर पे कहा किसी को कि जी आपकी ये जो राय है ये अजीब सी है, बेहतर ये होगा कि आप दोबारा लिख के ले आएं या दोबारा इसको कंसीडर मेरे ख्याल में कहा क्या सबको कहते हैं। क्योंकि देखें ये ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की है, तौहीन अदालत ये नहीं होता कि आपने फाइल कर दी, मैंने फाइल कर दी, किसी ने कर दी। ये कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और उसके ऊपर ये समाप्त, तो कोर्ट रेस्ट्रेंट तो शो करती है। लेकिन अगर आगे से ये जवाब आए कि नहीं जी मेरा तो ये मतलब ही नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रहा था और अब वापस ले लेता हूँ, लेकिन माजरत नहीं करता, तो तौहीन अदालत का नोटिस जो है जब दिया जाता है तो मेरे ख्याल में माजरत के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन देखिए अब अगेन अब जाहिर है कि अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन अगर शान साहब को माफ़ करते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, बेशक माफ़ करें, लेकिन फिर उनका क्या, उन बेचारों का क्या जिनको आपने माफ़ नहीं वो इरफान कादिर ने जो नहीं, इरफान कादिर ने वही बात की है ना। अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म होती है कोर्ट्स की क्या होती है ना कि एक केस में इनकंसिस्टेंट एंड अपने मूड पे डिपेंड करते हैं। तो यू सी ऐसा that impression is very dangerous. Law, environment, mood, बंदा तो पता फिर वही आप वाली बात के आप शहरी के तौर पे देखते हैं या एक बड़े सियासी रहनुमा के तौर पर देखते हैं। एक थोड़ा सा बेहतर शहरी, एक आम शहरी से उसे जब देखते हैं तो फिर जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो आपकी जजमेंट में इंसान है आप, फर्क तो आएगा। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। और ज़ाहिर है सैलाब ने जहाँ सब चीज़ों को मुतासर किया है तो सबसे ज़्यादा मुतासर फसलों को किया है, और जहाँ जहाँ सब्ज़ियाँ उगती थी सप्लाई ख़त्म हो चुकी है, चीज़ें बाज़ार में तकरीबन दुगनी तिगनी कीमत पर बिक रही हैं, और ख़ुसूसन वो चीज़ें जो रोज़मर्रा आपके खाने के इस्तेमाल होती हैं, यानी टमाटर, प्याज, इनकी कीमतें जो हैं 400 से लेके 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई हैं। चावल की कीमत भी डबल हो गई है। तो ऐसे में हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम इन चीज़ों को दरामद करें। और आज वफाकी काबीना ने इस बात की मंजूरी भी दी है कि टमाटर और प्याज खुसूसन इनको दरामद की इजाज़त दे दी है, और इन पे जो आयद ड्यूटियाँ थी वो भी ख़त्म कर दी हैं। अब ये ज़्यादातर जो है वो दरामद होंगी या तो अफ़गानिस्तान से या ईरान से। मगर एक तजवीज़ ये भी आई कि भारत क्योंकि उससे हमारा एक ट्रेड रूट था वागा के साथ, जो कि सस्पेंड हुआ है अगस्त 2019 के बाद से, जब भारत ने कश्मीर का ख़ुद मुख्ताराना स्टेटस ख़त्म किया, तो वहाँ से चीज़ें मंगाई जाएं और ताकम जो पंजाब के लोग हैं वो सब्ज़ियों के उनको जो है इतने महंगी सब्ज़ियाँ ना ख़रीदनी पड़े। इस बारे में हमारे जो नुमाइंदे हैं अली वक़ार, उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सदर हैं नौमान कबीर साहब, उनसे बात की क्योंकि उन्होंने ये तजवीज़ दी है। तो सुनिए क्या कहना था। लाहौर चैम्बर के सदर मियां नमार कबीर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने हालिया दिनों एक तजवीज़ दी है हुकूमत को सब्जियों की किल्लत दूर करने के हवाले से, उस पर इनका इस वक्त क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि काबीना ने ईरान और अफ़गानिस्तान से सब्जियां मंगवाने की मंजूरी दी है। सर आप बताइएगा, जो आपकी तजवीज़ है वो आप समझते हैं किस हद तक अमल दरामद हो सकता है इस पर? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ बिल्कुल 100% ये काबिल अमल तजवीज़ है, क्योंकि एक सब्ज़ी अफ़गानिस्तान से मंगवानी, ईरान से मंगवानी, इसमें कोई शक नहीं, ये दोनों हमारे बरादर मुल्क हैं और हमारी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के अज़ला में हिंदुस्तानी बॉर्डर ज़्यादा करीब है, हमें बहुत सस्ती भी सब्ज़ी मिल जाएगी और उसके साथ साथ ताज़ा मिल जाएगी। अफ़गानिस्तान से आते आते टमाटर या गोभी या आलू या गल जाएगा, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पे, क्योंकि इस टाइम पे एक ऐसी नागहानी मुसीबत है सैलाब की सूरत में, और फूड की जो शॉर्टेज हुई है और सब्ज़ियों की, आज आप खुद देख सकते हैं कि टमाटर मिल ही नहीं रहा। परसों मुझे पता लगा कि 500 रुपया किलो था, गोभी 280 रुपये किलो तक पहुंची हुई थी। तो अगर हमारा हमसाया मुल्क हमारी मदद करने को तैयार है और उधर से ट्रेड करने को तैयार है, मैं किसी भी सूरत में फिनिश प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट के हक़ में नहीं हूँ। एंड प्रोडक्ट्स ना हो, लेकिन रॉ मटेरियल्स और बुनियादी सब्जियाँ जो कि आ सकती हैं गरीब आदमी की ज़रूरत, तो हमें हिंदुस्तान से ज़रूर मंगवानी चाहिए। अपोजिशन इस पर खासी तनकीद कर रही है कि ये जो है भारत के साथ जो हमारी ट्रेड मअतल थी, उसकी आड़ में, अपने मुफाद की आड़ में ये सब्जियाँ मंगवाना चाहते हैं। जी मैं सिर्फ अपोजिशन को ये कहना चाहूँगा कि मरते हुए इंसान के लिए हमारे दीन में सूअर का गोश्त तक खाने की इजाज़त है, कि अगर आप मर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस वक्त सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लाखों की तादाद में जानवर मर गए हैं, अरबहार रुपए की तादाद में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया है, और हम सियासत की नज़र कर रहे हैं। जिस तरह हम सियासत की नज़र पिछले कई सालों से 75 साल हमने देखा है, हमने तबाह किया अपने मुल्क को। आप ये देखें, हम इन्हीं डैमों को ना बनाने के लिए कहा जाता था कि डैम हमारी लाशों पे बनेंगे। सियासतदान यही कहते थे ना। मैं डॉन की वसातत से सियासतदानों को कहना चाहता हूं, लो लाशें बिछ गईं, सैकड़ों लाशें आपको कबूल हों, आप डैम मत बनाइएगा। काश आज डैम बने होते तो वाटर रेजर्वायर्स की सूरत में हम अपना पानी भी बचा लेते, हज़ारों जानें भी बचा लेते, लाखों जानवर भी बचा लेते, और अरबहार रुपया मुल्क का बचा सकते थे हम। मैं अब भी दरख्वास्त करूंगा, खुदा का वास्ता, ये सब्ज़ी की इंपोर्ट तो एक बहुत मामूली चीज़ है, हमें फौरी वाटर रेजर्वायर्स बनाने चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, और हिंदुस्तान से कोई हर्ज नहीं। दुनिया में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अपने हमसायों से लड़के। आपने सुना लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की गुफ्तगू। आज मिफ्ता इस्माइल ने भी एक ट्वीट की है, जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक से ज़ायद जो बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ हैं, उन्होंने उनको कहा है कि अगर उनको इजाज़त दी जाए तो भारत से सब्ज़ियाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। मगर उनका ये कहना था कि PDM के तमाम
रहनुमाओं से मुशावरत के बाद ही इस पर कोई फ़ैसला लिया जा सकता है। ताहम जो आज काबीना का फ़ैसला आया उसमें ये नहीं कहा गया कि सब्ज़ियाँ सिर्फ ईरान और अफ़गानिस्तान से ही इंपोर्ट की जाएंगी, तो उसको ओपन रखा गया। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अमृतसर है वहाँ पे प्याज इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से 70 रुपये किलोग्राम बिक रही है, टमाटर 83 रुपये और आलू 70 रुपये। और अगर आप बल्क में ख़रीदते हैं तो ज़ाहिर है कि कीमतें और नीचे आएंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो है ना कि 5 अगस्त 2019 के बाद से, जब से भारत से हमने तिजारत मुअत्तल की, उसके बाद का जो सिनेरियो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली 1 महीने बाद 5 अगस्त को ऐलान के बाद हमने तिजारत मुअत्तल कर दी। उसके 1 महीने बाद 2 सितंबर को हमें मजबूरन जो दवाओं का रॉ मटेरियल है वो खोलना पड़ा, इसलिए कि लाइफ सेविंग का इशू था। तो उस वक्त जाहिर है कि सबने कहा कि यार ये तो फिर इसको तो फिर आप उस मसले से अटैच, बड़े मसले से अटैच नहीं कर सकते। तो वही जो इन्होंने बात की चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने कि भाई 7 दिन के फाके से अगर आप हैं और जान का मसला है तो फिर तो सूअर भी जायज़ है। तो उस लिहाज से वो अच्छा था कि जी आपने रॉ मटेरियल जो दवाओं का है वो खोल दिया, फाइन। अच्छा, उसके बाद ये है कि बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। उसमें यह हुआ कि पिछले साल मार्च में जब खान साहब की हुकूमत थी तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फैसला किया कि चीनी की शदीद किल्लत थी, तो 5 लाख टन चीनी हंगामी तौर पे कहाँ से मंगवाई जाए। तो जाहिर है कि पड़ोस में तो भारत ही था जहाँ से फौरी तौर पे मंगवाई जा सकती थी चीनी, उसकी इजाज़त भी दे दी गई। लेकिन आज जो पीडीएम में है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा देखो 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 ये तो इन्होंने सौदा कर दिया है और कश्मीर बेच दिया, कर दिया, ये है फलाना, और अब ये कि तिजारत भी बहाल कर रहे हैं और मोदी का जो यार है फलाना। उस वक्त आज यही काम ये भी कर रहे हैं। तो इतनी याददाश्त कमजोर नहीं होनी चाहिए और फ्यूचर में आपके ऊपर भी ये बात पड़ सकती है जो आज हमेशा पड़ती है, देख रहे हैं। कब नहीं अच्छा, अभी जून में गोयल साहब ने कहा कि जी तिजारती ताल्लुकात तो होने चाहिए, इसलिए कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो भी एक सूरत होती है। तो फॉरेन ऑफिस ने अचानक अपने वजीर खारजा की तस्हीह की कि एक्सक्यूज मी, इस पे नेशनल कंसेंसस है कि इस तिजारत भारत से नहीं खुल सकती। अच्छा, क्या भारत से तिजारत बिल्कुल बंद है? वक्फे के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा है। अभी बता दें, अभी बता दें। भारत जो है वो चीजें धड़ाधड़ मंगवा रहा है। मसलन 380 मिलियन डॉलर की जो है पिछले साल उसने चीजें पाकिस्तान से मंगवाई। पाकिस्तान नहीं मंगवा रहा सिवाय दवाओं के रॉ मटेरियल के, और वो भी इमरजेंसी वाया दुबई आ रही है भारत की चीजें जी। लेकिन वो चूंकि यूएई और पाकिस्तान का जो 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड है उसमें छुप जाती है, लिहाजा उसका पता नहीं चलता। तो आप तीसरे मुल्क से मंगा रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं मंगवा सकते। तो गुलगुले खाएं और गुड़ से परहेज, ये वाला मामला अननेचुरल सूरत है। हाँ जी, पहले एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और सैलाब की वजह से करोड़ों लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, उनको इमदाद चाहिए और इमदाद जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है। फ़ौज, हुकूमत, निजी इदारे सब अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। जो आवाम है पाकिस्तान की वो भी बढ़ चढ़ कर जो है अतियात दे रही हैं ताकि ये जो सामान है वो उन लोगों तक पहुँचे। ऐसे मौके पर जब भी कोई कुदरती आफात आती हैं पाकिस्तानियों का जज्बा ज़ाहिर उभरता है और वो एहतियात देते हैं। मगर जो एक मुश्किल बीच में आती है कि कहाँ कहाँ ये सैलाब जो इमदाद पहुँचनी चाहिए, किस जगह किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूरी है कि मैपिंग की जाए। हमने वज़ीर इत्तला जो IT हैं अमीनुल हक साहब से, उनसे भी गुजारिश की थी कि हुकूमत कोई ऐसा करे, मगर ज़ाहिर है हुकूमत को तो बहुत वक्त लगता है। ऐसे में एक तंजीम है कोड फॉर पाकिस्तान, तंजीम क्या एक इदारा है कोड फॉर पाकिस्तान निजी, जिन्होंने एक फ्लड के ऊपर ऐप और वेबसाइट डेवलप की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तमाम सैलाब ज़दा इलाक़ों की मैपिंग करें
और जिससे हुकूमत और जो NGOs हैं वो फ़ायदा उठाएं कि किस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने लोग हैं, किस कैंप में हैं। तो कोड फॉर पाकिस्तान के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, मुबस्सिर हयात। ये जो है इन्होंने माजी में ये टेक्निकल लीड थे। प्राइम मिनिस्टर की जो सिटीजन पोर्टल था वो भी नेशनल जो डिसेबिलिटी पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए इन्होंने काम किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के लिए, उनके लिए ऐप बनाई और दीगर ख़ासी जगह इन्होंने काम किया है। वेलकम टू द शो मुबस्सिर। हम चाहते हैं कि जो आपका फ्लड लाइट 2022 एक आप ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट भी बना रहे हैं, जो मैपिंग कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया शो में। फ्लड लाइट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लड लाइट जो है बेसिकली वो बनी है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है यूशहीदी, उसके ऊपर हमने रादर देन कि हम कोई टेक्नोलॉजी ख़ुद डेवलप करें, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए हमने एक ओपन सोर्स टूल उठाया है यूशहीदी के नाम से, और उसके ऊपर हमने फ्लड लाइट को डेवलप किया है। फ्लड लाइट का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हम सारा जितना भी डेटा अवेलेबल हो फ्लड के बारे में, कहाँ कहाँ पे रिलीफ चाहिए, कहाँ कहाँ पे रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स अगर कोई बने हैं, मेडिकल कैंप्स कहाँ पे बने हैं, तो इस तरह का जितना भी डेटा है वो हम शो कराना चाह रहे हैं एक ही जगह पे लोगों को। तो फ्लड लाइट ऐप का काम बेसिकली ये है कि वो डेटा हम कलेक्ट करें। अच्छा, तो मुझे बात बताएं कि डेटा कलेक्ट जब हो जाएगा तो इसकी किस तरह की यूज़ आपने ज़हन में सोचा हुआ है? क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब छोटे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे हुकूमत अपना अलग काम कर रही है, तो वो इससे कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे? तो एज यू राइटली सेड, बहुत से लोग जो हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में गवर्नमेंट भी जो है काफ़ी हद तक मोबिलाइज हो चुकी है। लोग ख़ुद भी अपनी तरफ से जो है अपनी मदद आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट हमारा गोल है वो ये है कि हम जितने भी ये इस तरह की निजी एफर्ट्स हैं उनको एटलीस्ट ज्वाइन करें, और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ भी, हम गवर्नमेंट को बार बार अप्रोच कर रहे हैं कि हम उनके साथ भी मिलकर इसको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ, एक ही जगह पर ये सारा डेटा लेकर आएँ। अगेन या अच्छा, तो अब जो डेटा कलेक्शन है, क्योंकि देखिए अब कुछ काफ़ी इलाके हैं जहां पर मेरे ख्याल है कि शायद किसी की रसाई नहीं है, या वहां से मतलब जो रिपोर्ट्स हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है, वो उनका आना मुश्किल है। तो मैं थोड़ा सा आपकी डेटा कलेक्शन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये जो आप इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं? तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम डेटा को क्राउड सोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त और कोई डेटा पॉइंट्स हैं नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ऑन द ग्राउंड वॉलंटियर्स हैं, जो लोग फ्लड में घिरे हुए हैं, उनसे हम डेटा कलेक्ट करें। यहाँ पे फिर बात यह आ जाती है कि इंटरनेट वहाँ पे हो सकता है अवेलेबल हो या ना हो, तो उसके लिए हमने ये किया हुआ है, हमने बेसिकली 3 चीज़ें की हुई हैं। हमने अपना व्हाट्सएप एक नंबर है जो कि पाक लॉन्च की वेबसाइट पे भी है, फ्लड पीके की वेबसाइट पे भी है, उस पर हमने लोगों को बताया हुआ है कि वो डेटा उस व्हाट्सएप की नंबर पे सेंड कर सकते हैं। दूसरा जो काम हमने किया हुआ है, अगर इंटरनेट नहीं है तो हमने एक नंबर मुख्तस किया हुआ है कि उस पर अगर लोग SMS करेंगे जिनको रिलीफ चाहिए, तो वो उस नंबर पे SMS कर सकते हैं और उसके थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जो तीसरी चीज़ हमने की हो ये की है कि हमने अपनी पूरी एक डेटा की टीम बिठाई हुई है। तो जितना भी ये व्हाट्सएप से डेटा आता है, ट्विटर से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जितना भी डेटा आता है तो हमारी डेटा टीम जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करती है प्रॉपर तरीके से। उसमें जितने डेटा पॉइंट्स मिसिंग होते हैं वो ट्वीट से निकालती है, या जहाँ से भी लोकेशन वगैरह की डिटेल्स निकालती है, और उसको हम प्रॉपर बना के उसको मैप पर डिस्प्ले करवाते हैं। मतलब कि जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आती है उसको आप कलेक्ट करके। तो ये कब से लाइव है आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, इस वक्त ऑपरेट कर रहा है? तकरीबन जब फ्लड ने हिट किया था नौशहरा में, जब बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया, और उसके बाद जब सिंध वगैरह इन जगहों पे भी काफ़ी हिट हो गई थी, तो उन्हीं दिनों में तकरीबन 5 दिन पहले जो है हमने ये सॉफ्टवेयर जो है अप कर दिया था, ये डैशबोर्ड अप कर दिया था। और फिर उसके बाद हमने फ्लड पीके, हमारी एक कोलैबोरेशन उनके साथ हुई है, पाक लॉन्च के नाम से एक इनिशिएटिव है निजी का किस्म का, तो वो लोग भी फ्लड के लिए काफ़ी रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके साथ हमने हैंड्स ज्वाइन किए। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम चाह रहे हैं कि हम इन सब को एक जगह पे इकट्ठा करें और एक किस्म की एफर्ट करें, ताकि एफर्ट्स हमारी ज़ाया ना जाएं, हम उनको कोऑर्डिनेट कर सकें। अच्छा, तो इनके साथ हमने ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है आपका कि डुप्लीकेशन ना हो, एफर्ट ज़ाया ना हो। तो डेटा की जो एक्सचेंज है वो तो फिर बोथ वेज होगी ना, कि जैसे कि आपने मतलब व्हाट्सएप से, ट्विटर से, जहां से भी क्राउड सोर्स कर दिया कि एक्स जगह पे इस चीज की जरूरत है। अच्छा, अगर किसी ने उसको देखकर रिस्पॉन्ड किया
तो वो भी फिर डेटा अपलोड करेंगे कि जी अब उस चीज की जरूरत नहीं है, अब शायद साफ पीने के पानी की जरूरत है। ऐसा भी है आपके अंदर फीचर? तो हमने जो सर्वेज हमने क्रिएट किए हुए हैं, जो बनाए हुए हैं, तो उसमें हमने ये बताया हुआ है कि स्पेसिफिकली कौन सी जगहों पे कौन सी चीज़ें चाहिए। तो कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अगर रिलीफ नीडेड वाले जो सर्वे है उसको देखता है तो उनको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे किस किस किस्म की चीज़ें दरकार हैं। कहीं पे पानी दरकार होता है, कहीं पे टेंट्स दरकार होते हैं, कहीं पे डिस्पोजेबल जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वो दरकार होती हैं, कहीं पे और कोई मेडिसिन वगैरह दरकार होती है। इसी तरह हमने मेडिकल कैंप्स को भी लिस्ट किया हुआ है। तो जो प्लेटफॉर्म है क्राउड सोर्सिंग का बेसिक जो हमारा मकसद है वो यही है कि लोग इसमें डेटा एंटर करें और फिर लोग ही इससे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। तो एक बार फिर आप हमें बता दें, बहुत अच्छा काम है यार, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। और इसी चीज़ की ज़रूरत थी, आप तो मैं ख्याल एक हफ्ते से यही बात कर रहे हैं मुबशिर। लोग इसको कैसे एक्सेस करें, एक बार फिर हमें बता दें प्लीज़। 3 जगह हैं जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली यू शहीदी के प्लेटफॉर्म से भी एक्सेस कर सकते हैं, pk-flood.ushahidi pak-flood.ushahidi.io। एक यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली जो डैशबोर्ड है। दूसरा आप floodpk.com की वेबसाइट पे या flood.pk की वेबसाइट पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा जो parklaunch.com/floods के नाम से एक वेबसाइट है, उससे इन तीनों जगहों से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता दें हमारे नाजरीन को तो हेल्प हो जाएगी कि वो ज़रूर 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 मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। तो SMS के लिए जो नंबर है वो है 0344-3282-683। और जो व्हाट्सएप के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए नंबर है 0300-855-046। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर, एंड वंस अगेन ग्रेट वर्क। बहुत आपका शुक्रिया। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है जैसे ये सैलाब, तो इस तरह के नाजुक मरहलों पे जो इंसान होता है उस अगर मस्बत है तो ज़्यादा मस्बत चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं, नेगेटिव अप्रोच है तो ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच निकल के आती है। बाज़ औक़ात ये भी मुआवजा हो जाता है कि जो नेगेटिव है उसमें से भी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती हैं। आपने पिछले एक हफ्ते के दौरान एक बच्चा है 7 साल का अहमद मुस्तफ़ा, उसकी एक वीडियो ज़रूर देखी होगी। ये अहमद मुस्तफ़ा जो है पेशावर में क़िस्सा खानी बाज़ार में जो अंजुमन ताजरान हैं उस इलाक़े के, उसमें ज़फ़र खटक जो उनके सदर हैं, उन्होंने ये एक रिलीफ़ कैंप लगाया था। बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए, अशिया खुर्दोनेश दी। ये बच्चा आया अहमद मुस्तफ़ा और इसके हाथ में एक गुल्लक थी। तो ज़फ़र खटक ने पूछा, बेटे आप क्यों आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं अपने जो पैसे मैंने जमा किए हैं इस गुल्लक में, ये पैसे मैं देना चाह रहा हूँ। वो कहने लगे क्यों जमा किए थे पैसे? कहने लगे कि बच्चे ने कहा कि असल में मैं उम्रे पे जाना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस वक्त, वो तो बाद में भी हो सकता है, इस वक्त जो मुसीबत का वक्त है उसमें ज़्यादा इस पैसे की ज़रूरत है। तो कैंप में जितने भी लोग थे वो आबदीदा हो गए, बच्चे को ज़फ़र ने गले लगा लिया। आप मनाजिर देख सकते हैं। कहीं से ये वीडियो सऊदी सफारत खाने के किसी अहलकार ने देख ली और उसने फिर होते हवाते जो अहमद मुस्तफ़ा के वालिद हैं हकीम ज़ादा से रब्ता किया और कहा कि ये जो बच्चा है और आपकी फ़ैमिली की मुराद ज़रूर पूरी होगी, ये आप लोग उम्रे पे ज़रूर जाएंगे और हम इनके अखराजात बर्दाश्त करेंगे। तो इसके बाप से जब पूछा गया कि ये अब क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए जी, बात यह है कि अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो खुदा आपको उसका 10 गुना अजर किसी भी शक्ल में अता कर देता है। क्या बात। तो ये इस वीडियो से सबक। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि एक खातून है कराची में, वो भी आ गई और उन्होंने जो अपनी सबसे कीमती चीज़ थी उन्होंने वो डोनेट की। देखिए, मैं असल में सुबह से अपने हस्बैंड का इंतजार करी थी, तो उन्होंने फिर मुझे अभी कॉल करके बोला मैं नहीं आऊँगा, मैं सुबह आऊँगा। तो मुझसे नहीं इंतजार हो रहा था, इत्तेफाक था, नहीं थे पैसे, कैश नहीं था। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग दी थी, जो है वो बर्थडे पे, ये इसकी रिसीप्ट है। तो बस इससे ज्यादा अच्छा मेरे पास कुछ था नहीं और बस मुझे अभी आना था क्योंकि बहुत वैसे ही देर था, कल संडे थी।
मैंने एक तस्वीर देखी जो इत्तेफाक से इसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। एक बच्चा जो कचरा जमा करने वाला है, उसने थैला लटकाया हुआ है अपने कंधे से, जो आमतौर पे सड़कों पे आप देखते हैं, और वो चंदे के डब्बे में जो भी होंगे 5, 10 रुपए, 20 रुपए वो उसमें डाल रहा है। यार पता है, मैं बताऊं कसम से ना, अगर ये मुल्क कायम है तो इन ऐसे लोगों की वजह से कायम है। अब नहीं, हमारी वजह से नहीं, किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से। आई मीन यार बच्चे को देखो, मतलब क्या कहने को बाकी रहता है? कुछ नहीं। क्या कहने को बाकी रहता है मतलब। और पता है बच्चे होते ही वाकई पता नहीं हमें क्या हो जाता है फिर बाद में। नहीं, बड़े भी देखें आप, ये भी नहीं कह सकते। अपनी उन्होंने कहा कि मेरे शौहर ने कहा मैं आ नहीं सकता, लेट आऊंगा, तो वो खुद आ गई कि ये जो एहसास है। देखो और मतलब देखो वो ये बात होती है ना, लोग कहते हैं यार कि देखो अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, उसमें से आप लाख रुपए दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास 10 लाख है, उसमें से आप 10,000 दे दें। अच्छा, दूसरी इससे बड़ा होगा अगर मेरी बात और एक अच्छा बिल्कुल, और इंसान की एक शक्ल सर कहते हैं ना गुड द बैड इन द अगली, राइट। तो ये तो था गुड, अगली पर हम आते हैं, अगर टाइम मिलेगा आपको थोड़ा बैड भी दिखाना चाहते हैं। ये जो वीडियो है ये भी यकीनन आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। थरपारकर की वीडियो है, अगर वीडियो चला दें प्लीज, अगर मौजूद है आपके पास, होनी चाहिए जी। जहां पर पीर अमीर अली शाह जिलानी साहब MNA हैं, वहां कर ये बैठे हुए हैं, और ये कोई इसका कोई एतराज़ नहीं है कि वो ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी लोग कहते हैं ये तो ऐसा ही होता है। और आप इसमें देख रहे हैं कि मिनरल वाटर की बोतल के साथ, अच्छा अब ये भी सलाब जदगीन के साथ ही मिल रहे हैं ना, हालांकि थरपारकर में इतना अपने ही हल्के के लोगों के साथ पैर गंदे होते हैं, जूते गंदे होते हैं, तो मिनरल वाटर के साथ आप धो रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी गंदगी आप बर्दाश्त भी कर सकते हो, और सही है, अगर बिल्कुल ही धोना था और आपके पास यही पानी दस्तयाब है तो सही है। लेकिन ये है थरपारकर, जहां पर लोग पता नहीं कितने किलोमीटर सफर करते हैं सिर्फ ताकि उनको, मैं साफ भी नहीं कहूंगा, पीने का पानी मिल जाए, और यहाँ पर आप ऐसी हरकतें करते हैं। इसके सामने मंजूर वसान और वो वेनिस वाली वीडियो तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं है सर, जो ऊपर से हेलीकॉप्टर से चीफ मिनिस्टर साहब KP के हाथ होने, इसको आप इंसेंसिटिव कह सकते हैं, इसको आप इग्नोरेंट कह सकते हैं। ये तो सीन ही अलग है ना सर, कुछ उस बच्चे से ही सीख लें, कम से कम थोड़ा बहुत इस्लामिक टच जी, काश हम सीख लें, और बच्चों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।